नमस्कार, मैं हूं रजत राकेश टंडन। देश का सवाल में आप सभी का स्वागत है। रामनवमी के पहले और बाद में करौली से खरगोन तक हिंसा की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। तभी से ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश रची गई है और अब इस साजिश की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। आज हम इसका खुलासा करेंगे। दरअसल इंटरनेट पर भारत के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में भारत के कुछ तथाकथित पत्रकार और बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। रामनवमी पर हुई हिंसा की तस्वीरों के सहारे भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट पर फर्जी वीडियो के सहारे यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत के मुसलमान खतरे में हैं और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। एक तरफ नेता दंगों पर राजनीति कर रहे हैं तो दूसरी ओर भारत विरोधी गैंग सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। हैशटैग इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे हैं। लाहौर से लेकर कराची तक ये फेक वीडियो के सहारे भारत के मुसलमानों को भड़काने की साजिश रची जा रही है। आज हम आपके सामने इस पूरी साजिश का खुलासा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे इंटरनेट पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे में देश का सवाल यह है कि खरगोन करौली के नाम पर देश को सुलगाने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है। क्या अब इंटरनेट से भारत में दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है? पाकिस्तान में फर्जी न्यूज की कितनी फैक्ट्रियां हैं? सवाल यह है कि आखिर दंगाइयों के खिलाफ एक्शन पर सियासत क्यों की जा रही है? मुसलमानों के नाम पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार क्यों? आखिर भारत की बढ़ती ताकत से किसको खतरा है? इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है। पाकिस्तान की कांग्रेस गवर्नमेंट का और उनकी नाहिली और नाकारापन से भी वो कम्युनल राइट हुआ जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो गहलोत साहब सबक हासिल करेंगे, जो साबिक़ा में जब मुख्यमंत्री थे तो उसको कुरान करीम को जलाया गया, 10 मुसलमान पुलिस फायरिंग मारे गए और ऐसा लगता है कि वो माजी में जो हुआ उससे वो सबक हासिल नहीं किए और इन्हीं वजहों से, इन्हीं गलतियों से फसाद होता है और फिरका परस्ती बढ़ती है। असुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। खरगोन में हिंसा पर ट्वीट करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आइए सुनाते हैं दिग्विजय सिंह का क्या कहना है। यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर हो, 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रामनवमी पर हुई हिंसा को सोची समझी साजिश बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ में मौजूद हैं। कैलाश जी, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं चाहे जितनी लाखों FIR कर ले मेरे खिलाफ, फिर भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की एक विशेषता ये है कि वो किसी भी प्रकार से मीडिया में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में अपनी पार्टी में भी कोई उनको स्थान नहीं है और अपने प्रदेश में भी उनको कोई स्थान नहीं है। इसलिए ऐसा काम करो जिससे मीडिया में स्थान मिले। कल जो उन्होंने ट्वीट किया था वो इतना नकारात्मक था कि कोई भी गंभीर व्यक्ति इस प्रकार का ट्वीट नहीं कर सकता, जिस ट्वीट के कारण प्रदेश में दंगा हो। और उसके बाद ट्वीट डिलीट भी कर लिया। तो और बोलते हैं मैंने डिलीट कर लिया, क्या हो गया उसमें? उसको मैं अपराध नहीं मानता। अब वो अपराध नहीं मानते पर अपराध तो किया है उन्होंने। यदि कोई व्यक्ति अपराध करे, अपराध करने के बाद उन पर मुकदमा कायम हो जाए, उसके बाद फिर दम भरे कि हाँ 1 नहीं 100 मुकदमे कायम करें, तो कोई बात नहीं, सरकार अपना काम करेगी, वो अपना काम करे। मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश के अंतर्गत हो रही है और इस प्रकार के लोगों के मंसूबे को सरकार पूरा नहीं होने देगी। हम इस प्रकार के लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, मुट्ठी भर लोग होते हैं, उनको उसकी कड़ी सजा मिलेगी। कैमरामैन परशुराम के साथ संजय शर्मा, इंडियन दिल्ली। समझना जरूरी है। क्या समझना है?
समझना यह है कि पाकिस्तान से हैशटैग ट्रेंड कराकर हिंदुस्तान में दंगा क्यों भड़काया जा रहा है। हिंदुस्तान में वो कौन सी ताकतें हैं जो विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा दे रही हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कौन सा दल कर रहा है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ अभय दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। पवन सिन्हा सर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। शिवराज नैयर जी हैं, प्रवक्ता वीएचपी की ओर से। तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। और पीर अली कादरी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी बहुत सहजता से और सहिष्णुता से अपनी बात रखिए, क्योंकि आप देखिए एक के बाद एक इंसिडेंट भारत में हो रहा है। हमारा आज जो फोकस है वो फोकस यही है कि कैसे ये बाहरी ताकतें जो है वो हिंदुस्तान को बांटने में लगी हुई है। हिंदुस्तान की जो स्थिति है, जो आज स्थिति बन चुकी है, एक पड़ाव पर है, कैसे उसको पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है। हम आगे बढ़े। बहस की शुरुआत करने से पहले आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। जी हां, पहली तस्वीर है पत्थरबाजी और दंगे की है और दूसरी तस्वीर इंटरनेट पर भारत के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार की है। सवाल यह है कि पत्थरबाज और दंगाइयों पर बुद्धिजीवी गैंग खामोश क्यों रहता है। दंगाइयों के खिलाफ एक्शन पर राजनीति क्यों की जाती है। मुसलमानों के झूठे डर का जहर इंटरनेट में कौन फैला रहा है। हमारे कुछ नेता, पत्रकार और बुद्धिजीवी इसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं। दो तस्वीरें हैं और ये नेट पे जो एक जहर चल रहा है वो जहर क्यों है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने पैनल की तरफ चलें, बहस की शुरुआत करें। एक प्रिंट आउट लेकर आया हूं, आप लोग को पढ़ के 4 लाइन इसकी सुना देता हूं, इसी से शुरुआत करेंगे। इसमें लिखा है स्टॉर्म ट्विटर विद हैशटैग इंडियन मुस्लिम्स जेनोसाइड अलर्ट। ये 12 अप्रैल 2022 5 PM IST 6:30 PM CST 7:30 PM EST। इसमें लिखा है जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया इज ऑलरेडी अंडरवे। George Stanton of Genocide Watch Group has sounded alarm. Anti-Muslim violence was witnessed during Ram Navami processions in Gujarat, Karnataka, Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand. Anti-Muslim violent slogans were raised outside mosque. ये हैशटैग चलाया गया और ये ट्रेंड किया। इसी हैशटैग को लेकर हम समझेंगे कि एक तो बाहर के लोग हैं, मुल्ता पाकिस्तान के, जो इस हैशटैग को चला रहे हैं और यहीं से जो एक धार्मिक उन्माद है उसकी शुरुआत की जा रही है। शुरुआत करूंगा पवन सर आपसे। पवन सर, ये जो हैशटैग का और टूल किट बनाने का काम किया, उसके बाद क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत तेज स्प्रेड करता है, जहां तक बात ना पहुंचे। आज अब हम और आप कोई बात करें, इस पैनल में से कोई ऐसा बात अपनी सामने रख दे जो थोड़ी किसी को ठेस पहुंच सकती हो, वो बिल्कुल आग की तरह फैलती है। तो ये तो सुनियोजित ताकत थी ना, जो करौली में हुआ, खरगोन में हुआ। ये तो ताकतें बाहर की थी जिसने बढ़ावा दिया, तेल डाला और यहां के लोगों ने उसको बढ़ावा दे दिया। कौन सर? बिल्कुल, और आपकी इसी बात को तो भारत के मुसलमान इनको समझने की जरूरत है कि 100% स्पॉन्सर्ड रोइट्स हैं या स्पॉन्सर्ड जो कहना चाहिए लड़ाई झगड़े कराते हैं, ये सब 101% स्पॉन्सर्ड है। देखिए, एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं इसे, और 1986 में एसिमेट्रिक वॉरफेयर की नींव रखी गई, क्योंकि पाकिस्तान को ये मालूम था कि वह हिंदुस्तान से सीधे लड़ाई में नहीं जीत सकता। एसिमेट्रिक वॉरफेयर उसने शुरू करी। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार होता है मनोवैज्ञानिक युद्ध का। ये वो मनोवैज्ञानिक युद्ध है। यहाँ एक जरा सी चिंगारी पनपती है, बहुत जरा सी चिंगारी फूटती है, यानी 2 मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, वहां जाके उसको बोला जाता है मुस्लिम्स का जेनोसाइड हो रहा है बिना किसी इंसिडेंट्स के। मैंने ऐसे बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स पे जाके लिखा कि जेनोसाइड हो रहा है। एक एग्जांपल दीजिए। जेनोसाइड का मतलब आपको पता है? ये अमेरिका से जुड़कर अमेरिकन मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम्स, लेकिन वो इंडियन है नहीं, वो पाकिस्तानी। ये तो बाहरी ताकत, लेकिन सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, वो तंत्र बनाना पड़ेगा कि ये ना चले, कम से कम हिंदुस्तान में। अब आइए सेकेंड पार्ट पे। हिंदुस्तान में भी कोई कम लोग नहीं है जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे कई ठेकेदार हैं जिन्होंने मुसलमानों को भड़काया है। जी, देखिए, एक लेटर लिखा जाता है खारगोन के बाद, और ये लेटर लिखने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। असद साहब खुद हैं,
और वो होम मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं कि मुसलमानों पे जो कार्रवाई हो रही है ये फांसीवाद की वजह से हो रही है। अब बताइए इसका फांसीवाद से क्या मतलब? दंगाइयों पर कार्रवाई कहाँ नहीं हुई इस देश के अंदर या इस दुनिया के अंदर? अगर वो कार्रवाई हो रही है तो उसको फांसीवाद कह के एक सामान्य मुसलमान जो ये समझता भी नहीं है फांसीवाद क्या है, वो उसको भड़का रहे हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में आ रहा है, अब तुम्हें जो है ताकत में आना होगा, हथियार उठाने पड़ सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। तो जब हम खुद ही अंदर से वीक हैं तो फिर हम बाहर वाले को दोष क्यों दें? पहले तो हमको मजबूत बनना पड़ेगा, हमारे नेताओं को मजबूत बनना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी को मजबूत बनना पड़ेगा, तब तो हम बाहर वालों से लड़ पाएंगे। जब हम ही अंदरूनी रूप से कमजोर हो जाएंगे तो बाहर वाला तो फायदा क्यों नहीं उठाएगा? ठीक है, आता हूं सर आप पर। अभय दुबे जी, अभय जी, दो चीजें, एक करौली पे लेकर कोहराम बिल्कुल मचा हुआ है। देखिए बीजेपी जा रही है, कह रही है हमको जाने को नहीं मिल रहा है। दूसरा जो दिग्विजय सिंह का ट्वीट, एफआईआर दर्ज है, मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति उस एक ट्वीट पर चल रही है। आप देखिए लाइन से नेता खड़े हुए साफ कह रहे हैं एफआईआर दर्ज कराइए। इन्होंने जो बिल्कुल माहौल था खराब कर दिया दिग्विजय जी ने। अभय जी। रजत टंडन जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, क्या दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट करने के बाद दंगा हुआ है? उन्होंने तो ट्वीट हटा दिया, डिलीट कर दिया। ये कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिलीट कर दी, उसकी वजह से दंगा हुआ। दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट हटाया, हटाइए ना आपके गृह मंत्री को। इतनी बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी खुद बयान दे रही कि वहां घरों को लूट लिया गया, आगजनी की, एसपी को पैर में गोली मार दी गई। आप कल्पना कीजिए क्या परिस्थिति होगी। और क्या पहली घटना है? अभी 2 महीने पहले रायसेन में, चूंकि टेलीविजन चैनल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की खबर नहीं बताते, इतना बड़ा दंगा हुआ है, कल्पना नहीं कर सकते। पूरे के पूरे गांव पर आक्रमण हुआ, 2 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया और कई सैकड़ों की संख्या में घायल। आज सबसे बड़ी जो आप बात कर रहे हैं करौली और खरगोन की, सबसे बुरी परिस्थिति हिम्मतनगर की है। वहां सैकड़ों लोग पलायन कर रहे हैं। देखिए वो राहुल राजपूत का इंटरव्यू, वो कह रहा है कि रात को 2-2 बजे तक, आज भी जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं, हम क्या करें, घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। ये मुझे बताइए, अभी बाकी बड़ा पाकिस्तान और चीन और सबका राग अलाप, लेकिन बीते 4 सालों में 3,371 दंगे हुए। ये गृह मंत्रालय ने अभी रिपोर्ट जारी करके बताया। भारतीय जनता पार्टी दंगों की धीमी आंच पर अपनी सत्ता की रोटियां सेक रही है। मुझे बताइए ना, सारी ये क्यों पाकिस्तान आएगा? अगर पाकिस्तान कर रहा है ये, तो अमित शाह साहब को इस्तीफा देना चाहिए। क्या कर रहे हैं फिर गृह मंत्री जी? एक बड़ा खुलासा और देखिए, बीते दिनों में सारे न्यूज पोर्टल्स ने, समाचार चैनलों ने अपने पोर्टल पर खबर की, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि एक टेकफॉक करके ऐप है जिसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैला रही है। प्रमाण ये दिए गए कि जो टेकफॉक कंपनी है, इसके पीछे परसिस्टेंट सिस्टम और मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 कंपनियां। ये मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो शेयरचैट, जो ट्विटर की हिस्सेदारी वाली कंपनी है, उसकी पेरेंट कंपनी है। क्या जवाब देते जानते हैं आप गृह मंत्री? वो जवाब ये दे रहे हैं कि हाँ, हमें इस बात की जानकारी मिली है, लेकिन टेकफॉक नाम का ऐप भी हमको कहीं नहीं मिला। तो ठीक है, मतलब आपने जो हैशटैग है वो सोशल मीडिया है, केंद्र सरकार पर सवालिया निशान उठाए। ठीक है, श्रीराज नैयर जी, हिम्मतनगर में क्या हो रहा है? अभय दुबे जी पूछ रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर हैशटैग चल रहा है, ये तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम इसको रोका जाए। वो तो कह रहे हैं कि साहब दिग्विजय सिंह थे, उन्होंने ट्वीट किया, गलत था, डिलीट कर दिया ट्वीट। लेकिन ये जो हैशटैग चल रहा है, ये तो सरकार को रोकना चाहिए ना। श्रीनाथ जी। देखिए, सरकार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इसके ऊपर अपना कार्रवाई करेगी, हमें पूरा विश्वास है। हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के हैशटैग चल रहे हैं और देश के अंदर एक गलत नैरेटिव और एक झूठी नैरेटिव बनाकर देश की छवि को खराब करने के लिए विदेशी ताकत प्लस उसके साथ साथ जो कुछ पार्टियां जो अब तक तुष्टीकरण की राजनीति में मुलव्वस थी, डूबी हुई थी और उसकी वजह से उनका सुपड़ा साफ हो गया। हम सब देख रहे हैं उनकी राजनीतिक हालत क्या है, हम सब जानते हैं। तो इसके बारे में सरकार अवश्य कार्रवाई करेगी, हमें पूरी उम्मीद है और ये होने वाला है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने जो एक्शन लिया वो पूर्ण रूप से सराहनीय है। अब लॉ जिसको सर
नहीं साहब, मैं इसमें बहुत बीच में आपको रोक रहा हूं। मैं एक मिनट के लिए बीच में रोक रहा हूं। एक बार पीसीआर से कहूंगा, एक बार अभय दुबे जी को भी रखिए बगल में। देखिए, दो लोग हैं आप, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है, राजनीति अपनी जगह है। अगर दंगे दोनों जगह पे हुए हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो दोनों ही राज्य सरकार, दोनों ही मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी हो, जो आप कह रहे हैं मैं बुलडोजर चलवा रहा हूं, और दूसरा अशोक गहलोत जी, करौली। नैयर जी। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, इनको अब तक 2 महीने पहले पंजाब में भी कांग्रेस का राज था, राजस्थान में अभी है। पंजाब में होने वाली घटनाओं पे हमेशा इन्होंने पर्दा डाला। राजस्थान में अभी एक दलित व्यक्ति की, जिसके लिए उनकी हत्या हुई और जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद और चौधरी चरण सिंह के पोते अजीत सिंह के बेटे वो भी वहां गए। प्रॉब्लम ये है सिलेक्टिव राजनीति। ये जो जिस प्रकार का इनका एजिटेशन, इनका एक्टिविज्म चलता है, और उसी की वजह से आज इनकी राजनीतिक हालत खराब हो गई है। आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने जो एक्शन लिए वो सराहनीय है। दंगाइयों को जिस प्रकार से उनको सजा देनी चाहिए थी वो सजा दे रही है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, गुजरात में अभी जवाब सेलेक्टिव राजनीति नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये बड़े हिंदू हितों की बात करते हैं ना, कहाँ है प्रधानमंत्री जी, कहाँ हो आप? मैं आपको चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान में पूजा को रातों रात घर से उठा लिया हिंदू बच्ची को। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर में 400, 500 लोग घुसकर कत्लेआम कर रहे हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। अरे आपका गुजरात का तो संज्ञान ले लीजिए प्रधानमंत्री जी, कहाँ है आप? एक शब्द नहीं बोलते। अमन चैन के लिए आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी सारी राजनीति शमशान कब्रिस्तान पर की बुनियाद पर रखी हुई है। तो अरे ये 60 साल जो आपने गंद फैला के रखी, ये 60 साल जिस प्रकार से आपने दंगाइयों को प्रोत्साहन दिया, ये 60 साल जिस तरीके से आपने आतंकवादियों को पोसा पाला। एक मिनट नैयर जी, नैयर जी एक मिनट जाइए, कंप्लीट कर लें दीजिए। नैयर जी 1 मिनट, अब अभय दुबे जी आप कंप्लीट करिए। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के साथ करती है। इन्होंने खूब चुनाव थे जब वेस्ट बंगाल के, असम के, सब जगह चिल्लाया कि साहब हम ये सीए और एनआरसी लेकर आ रहे हैं। 10,846 लोगों ने जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड है 88 देशों से हिंदुस्तान में अप्लाई किया। क्या जवाब दे रही मोदी सरकार, पता है आपको? वो जवाब ये दे रही है कि 1/1/2020 को नोटिफाई तो हो गया, लेकिन चूंकि रूल्स नहीं बनाए इसलिए हम इनको नागरिकता नहीं देंगे। और एनआरसी के लिए बोल रही कि ऐसा कोई हमारा प्रपोजल कभी था ही नहीं कि हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तो ये नियोजित रूप से इनको ही सिर्फ सूट करता है, क्योंकि जनता देश पूछेगी नहीं तो रोजगार देश की जनता पूछेगी। ये तो आपसी मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप है। ठीक है नैयर साहब, आपसे जवाब लूंगा जो आरोप लगाए हैं अभय जी ने। हम देखिए ग्राफिक्स में जॉर्ज सोरास को भी चला रहे हैं, जो एक बड़ा कैंपेन चला रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, और मोदी सरकार को भारत के लिए कैसे हानिकारक है, लगातार एक बड़ा कैंपेन चल रहा है। हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी है और पीर अली कादरी साहब भी हैं। आप दो लोगों के पास आऊंगा। ये दुष्प्रचार एक फ्रंट से नहीं है, कई फ्रंटों से एक साथ दुष्प्रचार चल रहा है भारत और भारत सरकार के खिलाफ। लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा, और शुरुआत तहसीन भाई आपसे करूंगा, कि यहां पे जो लोग रह रहे हैं वो कैसे ट्रैप में आ जा रहे हैं। यहां तो हिंदुस्तान का आदमी तो हिंदुस्तानी है, कोई विदेशी ताकत चाहे वो पाकिस्तान से हो, स्वराज हो, कोई कैंपेन चलाए, भारत उसका हिस्सा कैसे बन सकता है? 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उम्मीद है कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं अपनी बातें संक्षेप में रखूंगा। सबसे पहले जो अभय जी ने बोला, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, आप उम्मीद करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी कुछ बोले, अशोक गहलोत जी कुछ बोले, आपने जयंत चौधरी का नाम लिया, आपने फलाना का नाम लिया, धमकाने का नाम लिया। अगर सारे मुल्क में कॉन्स्पिरेसी चल रही है, और अगर आपका ये कहना है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इंडिया न्यूज की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इंडिया न्यूज का ये मानना है कि एक विदेशी कॉन्स्पिरेसी है, तो ये तो फिर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जिम्मेदारी है। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये, मैं अपनी बात संक्षेप में सारी होने दीजिए, उसके बाद इसका उत्तर दीजिए, बीच में ना बोलिए कोई। सबसे पहला प्रश्न, बार बार इस मुल्क में दंगे
हो रहे जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने। तो या तो अमित शाह जी फेलियर है या तो अमित शाह जी इसमें इन्वॉल्व है। अब मुझे ये लगता है अमित शाह जी और भाजपा इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि एक येल यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि जहां जहां दंगे होते वहां वहां सीधा फायदा भाजपा को होता है। लेकिन मैं आपके दर्शकों के सामने डेटा प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2013 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, कर्नाटका में अगले साल चुनाव है, दंगे, राजस्थान में अगले साल चुनाव है। मैं बीच में शो छोड़ रहा हूं, मैं ऐसे शो नहीं करता हूं। आपको मेरी शर्त पता है, ये शर्त मैंने पहले आपके लिए थे, बीच में बोलेंगे मैं शो नहीं। नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, आप अकेले हैं। अभी नायक नहीं, आप स्क्रीन पे हो, आप चाहो तो यूट्यूब पे खोल के देख लीजिए। आप स्क्रीन पर हो, आपके नीचे पीर अली कादरी साहब है और मुझे लगता नहीं कोई बोल रहा है। आप अपनी बात पूरी करिए। मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, पूरी करिए। कर्नाटका में, हाँ जी, केरला में चुनाव होने के पहले दंगे होते हैं, वेस्ट बंगाल में चुनाव होने के पहले दंगे होते हैं, कर्नाटका में अगले साल चुनाव है, दंगे शुरू हो गए, राजस्थान में चुनाव है, दंगे शुरू हुए। और इन सारे दंगों में इस मुल्क में जहां पर भी दंगे होते, जहां पर भी दूसरी साइड पर भाजपा और उनके समर्थक हमेशा रहते। ऐसे क्यों? हमेशा हर दंगे में दूसरी साइड पर भाजपा के समर्थक क्यों रहते? इसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बात, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। एक साथ 3 सवाल तहसीन भाई पूछ लेंगे तो मैं भी भूल जाऊंगा। मैं इसमें ये जो आपने बीजेपी वाली बात कही है और प्रधानमंत्री वाली, जरा इसका जवाब ले ले तहसीन भाई, इसका जवाब ले ले, इसका जवाब ले लें। हाँ, इसका जवाब ले लें। हमारे साथ नैयर साहब है। नैयर साहब, 2 बड़े प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, पहले प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के ऊपर, और दूसरा कि अदर साइड जहां चुनाव है, अदर साइड पे बीजेपी ही खड़ी रहती है। नैयर जी, देखिए, तहसीन जी ने बड़े चालाकी से, बड़े होशियारी से फिगर्स को ट्विस्ट करके बताया। शुरुआती 2013 से की। 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार। मुजफ्फरनगर के राइट्स हुए, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। वहां पे किस प्रकार से तत्कालीन समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिमों को एक तरफा वोट बैंक समझकर उनको बरगलाना और उनको जिस प्रकार से दंगों में झोंका गया, ये सब जानते हैं। और बाद में हाशिया क्या हुआ, ये भी हम सब जानते हैं। दूसरा, आज तक देश में 2014 के पहले जितने राइट्स हो उसका पूरा आंकड़ा निकाल दीजिए, स्टैटिस्टिक्स निकाल दीजिए, और 2014 के बाद निकाल दीजिए, ये आपको स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे। ये झूठ फैलाना और ये विक्टिम क्राई करना। अब देखिए, ये जो चुनाव वाला पार्ट है उसके बारे में भी जरा ज्ञान दे दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल, चुनाव से कोई, दंगे से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी जो चीज आज भी हो रही है, ये जो है सब कुछ अपीजमेंट पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हो रही है। आज भी ये मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण करने में पूरी तरह से मुलविस है, पूरी तरह से उसी के अंदर डूबे हुए हैं। और एक इनकी लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप की जवाबदारी है कि उनको शिक्षा प्रदान करे, उनको रोजगार क्योंकि बात तुष्टीकरण की करी आपने। ठीक है, 30 सेकंड। ठीक है नैयर जी, 30 सेकंड। तहसीन भाई 30 सेकंड। मुसलमानों को गलत 30 सेकंड में 30 सेकंड आप जवाब दे रहे हो, उसके बाद जाते हैं जरा पीर अली कादरी साहब से, समझे कि अपीसमेंट क्यों हो रहा है। तहसीन भाई, नैयर साहब ने मुसलमानों की बात की, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। केरला में जो भाजपा के दंगे हुए लेफ्ट वाले के साथ हुए, वामपंथी के साथ, जो वेस्ट बंगाल में दंगे हुए टीएमसी के साथ हुए, तो हर जगह पे किसी और व्यक्ति के साथ भाजपा के लोग कॉमन फैक्टर क्यों होते हैं? मुसलमानों के सामने भाजपा, वामपंथी के सामने भाजपा, टीएमसी के सामने भाजपा, यहां तक कि दिल्ली राइट्स के अंदर भी भाजपा के लोग दूसरे साइड पे, चाहे फिर आपका आरोप ये कि हर जगह आपको भाजपा ही दंगों के अदर साइड दिखाई। ठीक है तहसीन भाई। पीर अली कादरी साहब को लाइए। कादरी साहब, जो ये माहौल है देश में, क्या ये एक फीलिंग बन रही है लोगों के अंदर कि जो मुसलमान है वो, आ रहा हूं, एक बार जोड़ लेता हूं कादरी साहब, क्या जो देश में मुसलमान है, क्या वो खुश नहीं है? बीजेपी कहती है कि हमारे जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, वो मुसलमानों के लिए भी है। चाहे वो मकान की बात हो, शौचालय की बात हो, अनाज की बात हो, कोविड टीके की बात हो, वो सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी एक जो अलगाव की एक फीलिंग है, एक अलगपन की, क्या वो डेवलप हो गई है? और डेवलप इसलिए हुई है क्योंकि ये जो हैशटैग चल रहा है, सोशल मीडिया चल रही है, कुछ नेता है देश में वो उकसा रहे हैं। कादरी साहब, देखिए सर, सबसे पहले तो जो है मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, कोई भी हैशटैग चला ले, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर उसका असर कतई तौर पर होने वाला नहीं है। रही बात दंगों की, तो जो ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है और मध्य प्रदेश सरकार की जानिब से कल जो बुलडोजर चलाया गया है, उसकी कड़ी निंदा की जाती है।
क्योंकि जब तक के आरोपी कहा जाएगा उसको कोई सजा नहीं होगी। आरोप सिद्ध होने के बाद आप कोई भी सजा दे सकते हैं और वो भी अदालत सजा देगी। कोई हुकूमत को हक नहीं है कि उसको कोई सजा का ऐलान कर दे। अब ये जो हमारे हालात जो मुल्क में बैठे जा रहे हैं, चाहे राजस्थान का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है बताने की, यानी साबित करने की ये कोशिश की जा रही है कि इन दंगों के पीछे मुसलमान है। लेकिन मेरा अपना ये कहना और मानना है कि हर समुदाय में कुछ शरारती लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो और कोई मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। कुछ शरारती लोग हर जगह रहते हैं। लेकिन ये अगर आप दंगा जो करौली का जो देखेंगे राजस्थान का, तो इसमें जो कुछ भी हालात पेश आए वो मतलूब का नाम लिया गया। बहरहाल ये ऐसे महसूस हो रहा है कि पूरी टोटली कंप्लीट स्क्रिप्ट है मुसलमानों के खिलाफ में आवाज उठाने के लिए। यहाँ पर बात कैसे हुई कादी साहब, बात कैसे हुई? नॉनवेज को लेकर विवाद है, हिजाब को लेकर विवाद है, ट्रिपल तलाक को लेकर इतिहास में विवाद है। तो ये वो विवादित मुद्दे हैं और एक बहुताय ऐसी फीलिंग है कि कश्मीर में 370 और 35 से ये जो 4-5 इंसिडेंट फैसले हैं वो उनसे नाखुश है पूरी कम्युनिटी, इसलिए वो रिवोल्ट कर रही है अपने तरीके से। सुनिए आप, मैं कहना चाह रहा हूं ये हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, किसी एक के बाप का नहीं है, सबका हिंदुस्तान है। ये बात को रखेंगे जाएंगे। रहा सवाल, हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है। ट्रिपल तलाक के कानून के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। हमको नहीं चाहिए ऐसा काला कानून। देखिए, राइट अपनी जगह है, कोर्ट का हम भी सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो एक अलगाव है कि हर चीज में एक विरोध करना है। और आप देखिए वो विरोध सिर्फ एक स्टेट में नहीं, हर स्टेट में। आप गुजरात जाइए विरोध, मध्य प्रदेश विरोध, राजस्थान विरोध, बंगाल विरोध, हर जगह वो चीजें चलती आ रही हैं और वो बड़ी होती जा रही धीरे धीरे। तो क्या बंगाल में तो कोई मुसलमान ने विरोध नहीं किया? बंगाल की मुख्यमंत्री बहुत अच्छी है, उसने कभी मुसलमानों के साथ गलत सुलूक नहीं किया, मुसलमानों ने कोई विरोध नहीं किया उसका। जहां मुसलमानों को हक नहीं मिलेंगे उनको दूसरे दर्जे का शहरी कौन सर कादरी साहब कह रहे हैं ये हक की लड़ाई है, आप दबाइए मत। और वो साफ कह रहे हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, साफ बोल रहे हैं, एलानिया बोल रहे हैं। आ रहा हूं पवन सर, एक बार हेडलाइंस दिखा लें, इस वक्त की सुर्खियां क्या है, एक नजर। सुर्खियों के बाद सीधे अपने पैनल पर चलते हैं। ठीक है, अब अपनी बात कादरी साहब ने रखी, आपके पास पवन सर ये आप देखिए, आ रहा हूं, नहीं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, अबे जी आ रहा हूं। ये देखिए जो कादरी साहब बात रख रहे थे, अगर आपने बहुत ध्यान से सुना हो, मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई नहीं पढ़ी है, आप बेहतर इस पे बता पाएंगे। जो अंदाज था बात करने का, वो अंदाज यूं ही वाला अंदाज नहीं था, सहिष्णुता वाला अंदाज मुझे नहीं दिखा। मतलब माफ करिएगा कादरी साहब, आप कहते कि नहीं हम लोग साथ हैं, ये तो हमारा भी हिंदुस्तान है, वो शब्द ज्यादा सुनने में खूबसूरत होता और कानों को भी भाता, लेकिन नहीं भाया। कौन सर आपने सुना? तो मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कोई ठेस हो दिल में, हो सकता है कोई पीड़ा हो जो नहीं बाहर आ पा रही है, कैसे दूर होगी ये पीड़ा? जब ये शब्द एक शायर अपने मुशायरे में पढ़ता है तो इसका मतलब भी कुछ और है, उसका तरीका भी कुछ और होता है। लेकिन जब यही चीज हम लोग जैसे लोग बोलना शुरू करते हैं तो इसका मतलब और इस शब्द के पीछे का जो तीखापन है वो कुछ अलग होता है। तो यहाँ जहाँ 56 देश किसी के बाप के हो सकते हैं, यहाँ बहुत सारे और देश हैं वो किसी के बाप के हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की यह खासियत है कि ये सबका है, ये सबका है। दूसरी बात जो कादरी साहब ने उठाई कि बंगाल में वो महफूज है, बंगाल में सिलेक्टिविज्म है, बंगाल में मुस्लिम्स महफूज हैं, हिंदू नहीं, क्योंकि वहां नवरात्र का जुलूस निकालने ही नहीं दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया, पंडाल उजाड़ दिए गए। तो वो भी बात आपको रखनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ सभी लोगों से कहना चाहूंगा, खास तौर से यहाँ जो विद्वान मुस्लिम पैनलिस्ट्स हैं, कि ये लोगों को बताएं कि मुसलमानों को हिंदुओं के पक्ष में अगर कहीं कोई गलत उनके साथ व्यवहार हो रहा है तो उनको उनके पक्ष में बोलना चाहिए, तब जाके भाईचारा आएगा, अन्यथा भाईचारा नहीं आएगा। कादरी साहब, कादरी साहब,
एक आंकड़ा और बताना चाहता हूं आपको रजत साहब, ये आजम खां जी ने 2014 में यूपी असेंबली में दिया था। कांग्रेस के समय पे 50,000 दंगे हुए थे, लेकिन चीजें ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, वही हम भी चाहते हैं। कादरी साहब 30 सेकंड में ठीक करनी पड़ेगी। कादरी साहब 30 सेकंड। सुनिए सर, मैं आपको ये बात को बड़े ही क्लियरली तौर से कहना चाहता हूं कि हमारा अंदाज बड़ा तीखा दिखा आपको, लेकिन पिछले 70 वर्षों से हमने क्या क्या झेला इस पर आपने नजर नहीं डाली। अरे सर, हम किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं है, हम वहां की नीतियों की मुखालिफत करते हैं और ये देश से मोहब्बत की मोहब्बत है, मरे दम तक इस देश से मोहब्बत रहेगी। और हम तो चाहते हैं साहब के भाईचारगी बढ़े। यूपी विधानसभा चुनाव देख लीजिए आप, 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया और 2017 से 2022 तक योगी जी का जो शासन रहा उसमें कोई भी सांप्रदायिकता नहीं फैलाई गई, फसाद नहीं हुआ। हम मानते हैं, ये और बात है कि वहां पर धर्म परिवर्तन पर केसेस हुए, लव जिहाद पर केसेस हुए, लेकिन कोई भी कम्युनल रिवॉर्ट नहीं हुआ। हम ये मानते हैं योगी जी का शासन अच्छा रहा। का है खादी साहब, ऑन रिकॉर्ड कहा था जय आजम खान साहब ने विधानसभा के। वापस आता हूं, पुष्टिकरण पे भी आते हैं, क्योंकि जो वोट बैंक है उसकी भी एक पॉलिटिक्स है। अबे जी, लोग आरोप बार बार ये लगा रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। खुल के क्यों नहीं कह रही भाई बुलडोजर चलाइए? खुल के क्यों नहीं कह रही कि साहब जेल में डाल दीजिए? तो ये एक आरोप पार्टी पर लग रहा है। रजत टंडन जी, मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, बुलडोजर किस बात का प्रतीक है बताएंगे? बुलडोजर है कानून व्यवस्था के ध्वंस हो जाने का प्रतीक, नेस्तनाबूद हो जाने का प्रतीक। जब कानून व्यवस्था खत्म हो जाती है तब भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक सत्ता की रोटियां सेकने के लिए बुलडोजर निकालती है। दायित्व क्या दिया इनको कि बुलडोजर की आवश्यकता ना पड़े, संविधान को इस प्रकार से लागू करें कि ये दंगा, ये अपराध कारित न हो। नैयर जी जवाब दीजिए, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। नैयर जी जवाब, 40 सेकंड आपके पास। 1 सेकंड नहीं, देखिए अभय दुबे जी, अभय जी कंप्लीट कर लीजिए। अभय जी कंप्लीट कर लीजिए। एक मिनट, नैयर जी 1 मिनट, नैयर जी 1 मिनट, नैयर जी 1 मिनट। अभय भाई कंप्लीट करिए आप। अब अभी एक सज्जन और बोल रहे थे, बंगाल का उदाहरण दे रहे थे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं सुना मैंने। बिहार में मुंगेर में मां दुर्गा के भक्तों पर 5 से गोलियां चलवाई मोदी और नीतीश बाबू की सत्ता ने। 10-10 साल के बच्चों को मार डाला। सिर्फ कसूर इतना था कि वो मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन वाली घटना। ठीक है, हमने जब आरोप, ठीक है, स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। अब नैयर जी जवाब, उस जगह देखिए बुलडोजर की जरूरत क्यों है? अगर कानून व्यवस्था ठीक रहेगी तो बुलडोजर की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब आरोप यही है दुबे जी का कि बुलडोजर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। उनके हाथ में भी त्रिशूल था। आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में जहां बुलडोजर की आवश्यकता है वहां आवश्यकता है। मैं इसके बाद एक और बात कहूंगा, अभय दुबे जी और तहसीन पूनावाला जी ने अभी तक एक भी बार इतने इनके दंगाइयों के बारे में बात की, पर इन्होंने खंडन नहीं किया, उनके बारे में निषेध नहीं किया। ठीक है। तहसीन, 1 मिनट सब हो गया, 40 सेकंड हो गया। एक बार चलते तहसीन की बात। तहसीन, सीधा आरोप आप पर, खंडन आपने नहीं किया, जो तुष्टीकरण है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए बुलडोजर की जरूरत पड़ रही है। प्रोत्साहन देते हैं। इस पैनल में अगर कोई व्यक्ति है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट गया था मॉब वायलेंस के खिलाफ, वो मैं हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे फेवर में, तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट 2 चीज कहते। जो डेटा सबसे पहले आपके चैनल पे दे रहे हो वो गलत है। 50,000 डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। अमित शाह जी की सरकार ने डेटा दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि दंगे यहाँ एक्चुअली दंगे मोदी जी के टेन्योर में बढ़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। प्लीज, मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नैयर साहब बोलने दीजिए ना, आपकी बात पूरी हो गई। नैयर साहब एक बार बोल लेने दीजिए। तहसीन बोलिए आप। ये गलत है। नैयर साहब एक बार बोल लेने दीजिए, तहसीन अपनी बात पूरी कर ले। आप जब बोल रहे थे तब तहसीन नहीं बोल रहे थे। तहसीन बात पूरी करिए। सुप्रीम कोर्ट में 14 के पहले नैयर साहब बात पूरी हो जान दीजिए, वक्त की कमी है। नैयर साहब बात पूरी हो जान दीजिए ना, आपकी बात जब थी तब नहीं तहसीन बीच में। तहसीन पूरा करिए 30 सेकंड में। सुप्रीम कोर्ट ने रिटन जजमेंट के अंदर मेरे ऑर्डर में कहा है कि मॉब वायलेंस के लिए बिल लाना चाहिए और उस बिल की हमारी सराहना करते हैं, ड्राफ्ट बिल की। उसमें
प्रिवेंटिव मेजर्स है वो भी कहा, लेकिन अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होते सुप्रीम कोर्ट को नकारते कहा हम ये कानून नहीं लाएंगे। ये कानून राजस्थान और वेस्ट बंगाल की सरकार लाई है, लेकिन आप जानते हैं कि वहां के गवर्नर और राष्ट्रपति, क्योंकि सीआरपीसी और आईपीसी का मामला है, वो इसे साइन नहीं कर रहे। क्या आप जानते हैं इनको मॉब वायलेंस नहीं रोकना है? क्यों नहीं रोकना है? क्योंकि येल यूनिवर्सिटी की स्टडी दिखाती है कि जहां पे मॉब वायलेंस होता है बीजेपी को फायदा होता है। ठीक है, बीजेपी को फायदा है। ठीक है, वापस पवन सर के पास। पवन सर, ये जो माहौल है, पैनलिस्ट भी आपके पास है, पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग हैं, आप खुद आध्यात्मिक गुरु के रूप में बैठे हैं, क्या ये राजनीति के इर्द गिर्द है? क्या चुनाव ही वायलेंस का कारण है इस देश में या कुछ और? देखिए, ये राजनीति का पोलराइजेशन है। यहाँ लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। लोगों को तो जो सामान्य लोग होते हैं, जो दुकान पे बैठे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं या और काम कर रहे हैं या और नौकरियां कर रहे हैं, वो लोग तो दंगे नहीं चाहते, क्योंकि दंगों में बर्बाद वो लोग होते हैं। जो लोग दंगे भड़का के चुपचाप कहीं जाकर बैठ जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनको फायदा ही शायद हो। इसीलिए ठीक है, 10-15 सेकंड और है सिर्फ मेरे पास। काजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। काजी साहब, सिर्फ 15 सेकंड है, चुनाव के इर्द गिर्द होता है, आप लोग भी समझाइए कम्युनिटी में कि ये चीजें ना फैले, सब साथ में रहे। कादरी साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव के इर्द गिर्द ये सारी चीजें होती है, लेकिन बावजूद उसके मैं बीजेपी हो या और कोई पार्टी हो, उन तमाम को ये कहना चाहता हूं कि आपको वोट हासिल करना है तो बराबर कीजिए, विकास के नाम पर कीजिए, काम के नाम पर। ठीक है, विकास की राजनीति हो, काम की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, ये जो एक परसेप्शन चेंज हुआ है राजनीति को लेकर, ये नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग देश का सवाल में आए, हिस्सा बने, बेबाकी से अपनी राय रखी, बहुत शुक्रिया आप सबका। कोशिश हमारी यही थी कि हर वर्ग राजनीतिक दल के लोग आए, अपनी बात रखी। निष्कर्ष यही है, चुनाव भी है, राजनीति भी है, अपीसमेंट भी है, और कुछ बाहरी ताकतें भी हैं जिनको सहारा देश में ही कुछ लोग दे रहे हैं। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।